शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसीएल फंडिंग की तो व्यवस्था हो चुकी है। अभी ये व्यवस्था, ये यंत्रणा हमारे हर फंडिंग के जरूरतों का ख्याल रखेगी। हमें हर एक हमारे एंटरप्रेन्योर के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हमारे सभी एमएसएस इनके लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हमारे सभी एमवीपी इनके लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हमारे जितने भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लेवल पे हमारे सभी सभासदों के लिए बिजनेस की शुरुआत करनी है और उसके लिए पूरे फंडिंग का इंतजाम ये यंत्रणा करेगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में हमारा जितना भी पोटेंशियल है बिजनेस का, लाइफ टाइम फंडिंग की व्यवस्था ये यंत्रणा करेगी, ये सिस्टम करेगी। अभी हमारे जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर है उनका खुद का तो फंड है, लेकिन उनकी एक इन्वेस्टमेंट टीम है, एक प्रोफेशनल टीम है जो भली भांति जानती है कि कैसे ग्लोबल ये फंड चैनलाइज करें। और दोस्तों हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर की तो इतनी ज्यादा जरूरत आज पूरी दुनिया को है कि कुछ दिनों बाद ये फंडिंग बहुत ही सेकेंडरी ऐसी चीज होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है ये बिजनेस, इसको आगे बढ़ाना। और दोस्तों इसके आगे कभी भी हमें इस फेज के बाद कभी भी फंडिंग की चिंता नहीं होगी। इसका कारण है, अगर आप इस प्रोसेस को समझे, इस व्यवस्था को समझे कि किस तरह से फंडिंग की जाती है, फंडिंग होती। कई बार हम हमारे आंखों के सामने देखते हैं कि कई सारी छोटी छोटी कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियां देखते देखते बहुत बड़े ऐसे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बिजनेसेस बनते हैं। हमने देखा कि कैसे एक आदमी अपने लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करता है, दिन रात काम करता है, सिर्फ एक अकेला आदमी, और कुछ दिनों बाद वो कंपनी पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाती है जिसका नाम है अमेजॉन। कैसे एक ग्रेजुएट लड़का अपने कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सोशल नेटवर्किंग की शुरुआत करता है और देखते ही देखते वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी का वो मालिक बन जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कंपनियां उसके साथ में होती है, उस कंपनी में होती है जिसका नाम है मेटा। तो दोस्तों किस तरह से ये सब होता है? ऑफ कोर्स उनको वो कारोबार बढ़ाते हैं, बिजनेसेस बढ़ाते हैं, बहुत फास्ट लेवल पे बढ़ाते हैं। और ये कारोबार बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए ऑफकोर्स लगती है पूंजी, ऑफकोर्स लगता है इन्वेस्टमेंट। तो जिस तरह से ये अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वैसा ही एक सेक्टर है जिस सेक्टर का नाम है फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, और जिसमें जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो है मनी, इन्वेस्टमेंट। और इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम करती है उनका एक ही फोकस होता है कि किस तरह की जगह पे हम ये अपनी इन्वेस्टमेंट लगाए ताकि हमें अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिले, ताकि हमें अच्छे पैसे मिले और हम फिर इन पैसों को सभी सभासदों के साथ या इन्वेस्टर के साथ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ये सभी कंपनियां जो फाइनेंशियल सेक्टर में, ये बड़े बड़े और इनमें कई सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे रखते हैं, जैसे बैंक। अभी बैंक में ही आपका मेरा हमारा पैसा रहता है। अभी बैंक भी हमारे पैसों के साथ फिर वो सही जगह पे निवेश करती है, कर्जा देती है, और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके बाद फिर हमें डिविडेंड मिलता है। तो दोस्तों जैसे भी स्टार्टअप तैयार होती है अपने किसी सॉल्यूशन के साथ, किसी प्रोडक्ट, सेवा या वस्तु के साथ, तो वो अपने लेवल पे एक छोटे से पहले बिजनेस मॉडल को एस्टेब्लिश करती है। वो दिखाती है कि किस तरह से हम इस सॉल्यूशन के साथ ये प्रॉब्लम कस्टमर का दूर करेंगे, कितने रुपए में ये वस्तु या सेवा बनेगी और कितने रुपए में हम इसको बेचेंगे और कितना प्रॉफिट होगा। और एक बार उन्होंने ऐसा एस्टेब्लिश किया तो फिर इसके तहत इनमें निवेश करने के लिए और उसके तहत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए वो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में जो काम करते हैं वो सभी इंस्टीट्यूशन इसमें पैसा लगाते हैं। और कितना लगाते हैं, कितने फास्ट लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी जो है उसका पोटेंशियल क्या है, वो जो सॉल्यूशन उन्होंने तैयार किया उसका पोटेंशियल क्या है। अभी देखिए जैसे व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप ने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इतनी फास्ट बना दी है कि लोग ईमेल को भूल चुके हैं। तो इसीलिए वो कंपनी देखते देखते इतनी बड़ी बन गई है। और दोस्तों वैसा ही पोटेंशियल हमारा है। हम भी जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर का नाम है सस्टेनेबिलिटी। और इस सस्टेनेबिलिटी के सेक्टर में इतने सारे वस्तु और सेवा का निर्माण हम करने वाले हैं और आज इसकी जरूरत पूरी दुनिया के कि हम बहुत ही बड़े लेवल पे इस कंपनी को, इस कारोबार को लेके जाने वाले, और इसको लेके जाने वाली जो फंडिंग व्यवस्था है वो हमेशा हमारे साथ होने वाली है। ऐसा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि जिसमें हर साल सबसे ज्यादा निवेश होने वाला एक क्षेत्र है। आज भी अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द जिसमें सबसे ज्यादा निवेश होता है ऐसा क्षेत्र है ऊर्जा। लेकिन कई सालों से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, हम जिस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, फॉसिल ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा संकट आज पूरी दुनिया के सामने है। और इसलिए कुछ सालों से ये जो कन्वेंशनल ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन में जो अभी निवेश हो रहा था, वो कम कम होके अभी रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ रहा है। और आज तो ऐसी परिस्थिति है कि जितना निवेश फॉसिल फ्यूल में हो रहा है, कन्वेंशनल फ्यूल में हो रहा है, इस क्रूड ऑयल में हो रहा है, उससे ऑलमोस्ट डबल जो निवेश है वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसी साल के जो आंकड़े हैं, मार्च एंड 2024 के जो आंकड़े हैं 23-24 के, तो इस साल में, इस आर्थिक वर्ष में पूरी दुनिया में कुल 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा इतना निवेश हुआ। लेकिन उससे और उसका सिर्फ 1/3 जो निवेश है वो फॉसिल फ्यूल में, कन्वेंशनल, ये जो क्रूड ऑयल, कोयला, इसमें हुआ। 2 गुना यानी 2/3, 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा निवेश हुआ रिन्यूएबल एनर्जी में। ऐसी एनर्जी में कि जो एनर्जी हमारी ऊर्जा की जरूरत को भी पूरा करे और इस प्रकृति का भी ख्याल रखे। और दोस्तों, हम अभी जिस सस्टेनेबिलिटी के सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय होने वाला है, ऊर्जा सेक्टर होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाली है ऊर्जा। और इसको लेके भी हमने एक लक्ष्य तय किया। एमसीएल जिस तरीके से काम कर रहा है, हमने एक लक्ष्य किया कि रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड के लेवल पे, ग्लोबल के लेवल पे जितना निवेश हो रहा है, 5% निवेश आने वाले दिनों में ये एमसीएल में हो। और वो भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हो सकता है। यानी आज की तारीख में अगर $2 ट्रिलियन अगर हर साल रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश हो रहा है, तो उसका 5% का मतलब है $100 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 8.5 लाख करोड़। और दोस्तों, इसी लक्ष्य के साथ, इसी मकसद के साथ जो हमारा पोटेंशियल है देश का, उसी लक्ष्य और मकसद के साथ ही हमने शुरुआत की। ये इतने बड़े जो एमसीएल का परिवार हमने तैयार किया है, इतने सभी राज्यों में जो हम काम कर रहे हैं, ये इसी के लिए, ये जो फाउंडेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसी के लिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और दोस्तों, इस रिन्यूएबल एनर्जी में अभी जो कंपनियां काम कर रही है, उनका क्या फोकस है? तो उनका फोकस है कि वो ऐसे ऊर्जा का निर्माण करे जो ऊर्जा जरूरत पूरी करे, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन इस एनवायरनमेंट में, इस पर्यावरण की संस्था में एक्स्ट्रा कार्बन न डाले। क्योंकि अभी तक जिस ईंधन का हमने उपयोग किया है, वो ऐसा ईंधन था कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद हमने बहुत सारा कार्बन, बहुत सारा धुआं इस पर्यावरण में छोड़ा है। और ये धुआं इस पर्यावरण में रह के, इस एटमॉस्फेयर में रह के गर्मी को बढ़ा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में जो भी कंपनियां काम कर रही है, उनका फोकस है कि ऐसी ऊर्जा के ऊपर काम करे कि जो कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन इस परिस्थिति में, इस व्यवस्था में न डाले, जिसे हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रल फ्यूल। और पूरी दुनिया का लक्ष्य है कि 2050 तक हमें संक्रमण करें। यानी जितना भी आज हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो, पूरी तरह से बंद करके सब हम 2050 तक ऐसी ऊर्जा में जाए जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो और कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन इस पे न डाले, जिसे हम कहेंगे नेट जीरो बाय 2050। और दोस्तों, इसमें जो अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे जो कंपनियां काम कर रही है, वो है जैसे सोलार में जो सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी में जो ऊर्जा है, उसको हम कैप्चर कर रहे हैं सोलर पैनल के तहत और उसको स्टोर कर रहे हैं, ग्रिड में कर रहे हैं या बैटरीज में कर रहे हैं। वैसे ही विंड एनर्जी में काम कर रहे हैं। विंड एनर्जी में जो हवा की मूवमेंट है, और हवा की मूवमेंट में जो ऊर्जा है, उसको हम कैप्चर कर रहे हैं इस पंखे के द्वारा, और फिर उसको स्टोर कर रहे हैं इस ग्रिड में या बैटरीज में। वैसे ही है हाइड्रो पावर का मतलब है पानी में जो ऊर्जा है। पानी जब एक जगह ठहरा रहता है तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। इसी पानी को जब डैम तैयार करके उसको जोर के साथ और उसके गति के साथ अगर हम उसका प्रवाह तैयार करें, तो उस स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है गतिज ऊर्जा में, और उसके साथ टरबाइन की शुरुआत होती है। एनर्जी वहां हम लोग कैप्चर करते हैं और फिर से उसको स्टोर करते हैं। वैसे ही जियोथर्मल ऊर्जा, हमारी जमीन के अंदर जो लावा है, उस लावा में जो एनर्जी है, कैसे उसको कैप्चर करें, कैसे उसको स्टोर करें, इसके ऊपर काम करते हैं। बायोमास की ऊर्जा है, टाइडल ऊर्जा है।
यानी समुद्र की जो लहरें जिस ऊर्जा के साथ किनारों पे आती है, टकराती है, तो उस लहरों में जो ऊर्जा है उसको कैप्चर करें और उसको स्टोर करें ग्रिड में और बैटरीज में, और उसका उपयोग करें। तो इस अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे पूरी दुनिया में ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो निवेश हो रहा है, बहुत सारा निवेश ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, अलग अलग लेवल पे कंपनियां काम कर रही हैं, ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। हम अगर देखते हैं कि समुद्र की लहरें आती है, चलती रहती है नैसर्गिक प्रक्रिया, हवा एक जगह से दूसरी जगह तो वो नैसर्गिक प्रक्रिया, सूरज की रोशनी हर दिन आने वाली नैसर्गिक प्रक्रिया। हम एक्टिवली ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, हम इस जो नैसर्गिक प्रक्रिया चल रही है उसमें जो एनर्जी है उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो इसमें जो निवेश हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, कैप्चर करने में जो निवेश है वो लिमिटेड है, लेकिन वो कैप्चर करने के बाद वो जो एनर्जी है उसको स्टोर करने में, उसका ट्रांसमिशन करने में, और अल्टीमेटली जिसके लिए वो एनर्जी, जिस कस्टमर्स के लिए जो एनर्जी बनाई है, कंजम्पशन लेवल पे जो जिस एनर्जी का इस्तेमाल करना है, उसके लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर करने में बहुत पैसा आज खर्च हो रहा है। जो भी निवेश हो रहा है, सिर्फ 1/3 जो निवेश है वो इस ऊर्जा को कैप्चर करने में है, लेकिन 2/3 जो जो निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हो रही है कि इसको स्टोर करके, ट्रांसमिट करके, इसको इस्तेमाल करने में। और दोस्तों, यही कारण है कि बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशंस है, जो गरीब देश है, वो ये अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अभी इतना सारा निवेश जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में है, उसमें जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी बहुत लंबा है, बहुत कम। तो कई सारे डेवलपिंग नेशंस हम देखेंगे वो फॉसिल फ्यूल, जो कन्वेंशनल फ्यूल है, उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। और डेवलप्ड नेशंस में भी जो काम हो रहा है वो भी कैसे कि बहुत ज्यादा हेवी सब्सिडी या उसको सपोर्ट लेके ये काम आगे चल रहा है। और दूसरी बात तो ये है कि एक तरफ तो इतना सारा निवेश है, लेकिन दूसरी बात कि सच में क्या ये जो ऊर्जा है, जो अलग अलग तरीके से हम लोग ले रहे हैं, क्या सच में कार्बन न्यूट्रल है? यानी हम जब ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इस्तेमाल के समय पे हमें नहीं दिख रहा कि कोई इमिशन तैयार हो रहा है, धुआं तैयार हो रहा है, लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हुई वो ऊर्जा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो क्या ये सही है कि ये सच में कार्बन न्यूट्रल है? अगर हम सोलर पैनल की बात कर रहे हैं तो सोलर पैनल के लेवल पे भले ही हमें कुछ नहीं दिख रहा हो, लेकिन सोलर पैनल जो हम मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहां कितना इमिशन हो रहा है, वहां कितना कार्बन हम लोग एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं। और कल जाके 10-20 साल के बाद ये सोलर पैनल जब रिप्लेस करने पड़ेंगे, और अगर ये रिसाइकल नहीं करेंगे तो कितना बड़ा ये वेस्ट कार्बन में ऐड होने वाला है। उसके अलावा जो भी स्टोरेज है, जो बैटरीज है जो हम लोग आज तैयार कर रहे हो, जो ग्रिड हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें कितना ज्यादा कार्बन हम लोग एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं और पर्यावरण में डाल रहे हैं। तो इस पूरे व्यवस्था का, इस पूरे प्रोसेस का अगर हम कार्बन फुटप्रिंट देखें, कार्बन फुटप्रिंट ये एक शब्द है जिसका उपयोग होता है, और वो ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि किसी भी प्रोसेस में आप अपने इस पूरे पर्यावरण की कार्बन की व्यवस्था में क्या प्रिंट या क्या कर रहे हो, यानी कार्बन बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, तो क्या फुटप्रिंट आप तैयार कर रहे हो कार्बन के। तो हम अगर देखेंगे तो इस सभी जो अलग अलग जो व्यवस्था है, अलग अलग लेवल पे जब हम काम कर रहे हैं, तो पूरे प्रोसेस में अगर देखेंगे तो बहुत जगह पे ये कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। और दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही ऊर्जा है, एक ही रिन्यूएबल एनर्जी है जो एक्चुअली क्लीन एनर्जी है, और आने वाले दिनों में हजारों साल तक वो ऐसी चल सकती है, और वो है बायोमास की ऊर्जा, वो है ये बायोफ्यूल। दोस्तों, इस दुनिया में, ये दुनिया 450 करोड़ साल से, 350 करोड़ साल से इस दुनिया के ऊपर कई सारे जीव हैं, करोड़ों सालों से। हर एक जीव को ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये ऊर्जा, यानी मैं तो कहूंगा कि दुनिया में कोई भी ऊर्जा हो, हर ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूरज है। हर चोर, यानी हवा अगर यहां से वहां जा रही है एक जगह, और उसकी ऊर्जा अगर हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जा रही है कि एक कोई तो प्रदेश है जो गर्म हो चुका है, और वहां की हवा तपके ऊपर जा रही है, और वहां लो प्रेशर बेल्ट तैयार हुआ है, और इस तैयार हो रही है, और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सूरज।
हर तरह की जो ऊर्जा है उसकी जो सोर्स है वह है सूर्य। और कुदरत ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि कैसे इस सूर्य की रोशनी, इस सूरज की रोशनी, इस सूरज की ऊर्जा हमको मिले। और उस प्रकृति ने जो व्यवस्था की है उसका नाम है वनस्पति। वनस्पति वनस्पति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जिससे सूरज की रोशनी मिलती है और वो ऊर्जा हम सबको मिलती है। आज भी हम अगर फल खाते हैं, हम सब्जियां खाती हैं, वो सब इस वनस्पतियों की वजह से। और अल्टीमेटली सब सूर्य की रोशनी। और ये व्यवस्था करोड़ों सालों से चलती आ रही है। इस वनस्पति के ऊपर करोड़ों जीव है, एक जीव के ऊपर दूसरे जीव रहते हैं। तो ये सब जो फूड चेन है, ये सब डिपेंडेंट है उस एनर्जी के ऊपर, सूर्य की एनर्जी ऊपर। और दोस्तों अगर हम सिर्फ मनुष्य की भी बात करें तो मनुष्य के जो सिविलाइजेशन है, ये अलग अलग जो सभ्यताएं है, देश बने हैं, ये इसका इतिहास 10,000 साल का है। 10,000 साल से अलग अलग सभ्यताओं का निर्माण हुआ है। 10,000 साल में भी जिस जिस ऊर्जा का हमने उपयोग किया है वो हमेशा बायोफ्यूल या बायोमास की एनर्जी ही थी। ये सिर्फ पिछले 200-250 साल में जो हमने इस कोयले को, क्रूड ऑयल को हाथ लगाया है, उसके वजह से अभी इतना बड़ा संकट का हमने निर्माण किया। नहीं तो हमेशा जो जिस ऊर्जा का हमने उपयोग किया और जिस ऊर्जा के कारण हमेशा सही था, वो हमेशा बायोफ्यूल था। और दोस्तों इस चीज को सभी दुनिया वाले, सभी देश जानते हैं। सभी देश समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर सच में कोई सस्टेनेबल ऊर्जा है, कोई क्लीन एनर्जी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बायोफ्यूल है, वो सिर्फ और सिर्फ बायोमास है। हर देश में बायोमास और इस बायोफ्यूल के ऊपर सब प्रोजेक्ट लगाए, चाहे वो जर्मनी, अमेरिका हो या कोई अफ्रीका, एशिया का सबसे गरीब देश, सब ने इस बायोफ्यूल के ऊपर प्रोजेक्ट लगाए हैं। और और टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी बात नहीं, सब जानते हैं कि ये सस्टेनेबल और अच्छा है। एक प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से ये ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा। एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि रॉ मटेरियल, ये बायोफ्यूल जो है, ये तैयार करने में जो रॉ मटेरियल लगता है, वो रॉ मटेरियल 10 गुना लगता है। 10 गुना रॉ मटेरियल लगता है, उसके बाद फिर वो ऊर्जा का निर्माण होता है। कहां से लाए ये रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में, पूरी दुनिया में हर देश में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट ये वहां के जो अवेलेबल वेस्ट बायोमास है उसके ऊपर चल रहा है। दूसरा कि ऊर्जा इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी बड़ी कमोडिटी है, इतने बड़े स्केल में लगता है। हम देखते हैं कि आज भी जो फॉसिल फ्यूल के जो बड़े बड़े रिफाइनरीज हैं, कितनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है। तो अगर इतने बड़े स्केल में ये ऊर्जा चाहिए और बायोफ्यूल ऊर्जा चाहिए, तो इतना बड़ा रॉ मटेरियल कैसे जनरेट करेंगे और कैसे स्केल को संभालेंगे, कैसे तैयार करेंगे? तो दूसरा जो प्रॉब्लम पूरी दुनिया के सामने वो है वैल्यू चेन व्यवस्था, कैसे करें। और मैं अपने साथ बताऊंगा कि इन दोनों क्षेत्र में काम करके उस स्केल में किस तरह से बायोफ्यूल का निर्माण हो सकता है, किस तरह से आने वाले दिनों में हम सभी फॉसिल फ्यूल को स्विच ऑन कर सकते हैं इस बायोफ्यूल के ऊपर, सस्टेनेबल फ्यूल के ऊपर, इस दोनों चीजों के ऊपर, यानी सोल्यूशन तैयार करके किस तरह से काम करें। यह अगर पूरी दुनिया के सामने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है तो वो है एमसीएल। एमसीएल एकमेव ऐसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें दुनिया के सामने सोल्यूशन विद प्रैक्टिकलिटी रखा है। और आने वाले दिनों में यही व्यवस्था के साथ इतना बड़ा परिवार और ये सोल्यूशन जो हमने तैयार किए हैं, इसके साथ एक बहुत बड़े बिजनेस हम करने वाले हैं। जैसे कोयला। दोस्तों कोयले के बारे में अभी कोयला तो एक एग्जांपल है इस सभी चीजों में कि कोयला, फॉसिल फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो कोयला नंबर 1 शत्रु माना जाता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिन गैसेस की वजह से हो रही है, नंबर 1 जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आज प्रकृति में, पर्यावरण में जमा है, 80% कार्बन डाइऑक्साइड बना है इस कोयले की वजह से। क्योंकि जब से ये फॉसिल फ्यूल की शुरुआत हुई है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, तब से मनुष्य ने हमेशा कोयले का इस्तेमाल किया। हमें ऊर्जा किसके लिए लगती है? बेसिकली 5 अलग अलग एप्लीकेशन के लिए ऊर्जा लगती है। एक लगती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा आता है कमर्शियल चीजों के लिए, बॉयलर वगैरह सब। तीसरी लगती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। चौथी लगती है बिजली तैयार करने के लिए। और पांचवी लगती है घरेलू, जो अपना कुकिंग फ्यूल है उसके लिए। ठीक है। और जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई है, काफी देर तक, काफी समय तक मनुष्य ने हमेशा कोयले का इस्तेमाल किया है। ये क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है।
और इसीलिए पूरी दुनिया में ये एक पहल है, पूरी दुनिया में एक मूवमेंट है कि इस कोयले को पूरी तरह से एलिमिनेट करें, जो नंबर वन रीजन है इस ग्लोबल वार्मिंग का। तो एक तरफ तो यह है, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि आज भी हम कोयले के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और कोयले का उपयोग बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है पूरी दुनिया का, अगर हम बात करें तो। यानी पूरी दुनिया की जो बिजली तैयार होती है ना, आज भी पूरी दुनिया की 1/3 बिजली, कई सारी डेवलप्ड देश है जिन्होंने कोयले को एकदम कम किया, लेकिन कई सारे डेवलपिंग देश ऐसे हैं कि जहां 55 से लेकर 60% जो बिजली आज भी कोयले से तैयार होती है। कई सारे इंडस्ट्रीज डेवलपिंग नेशंस में जो आज भी सिर्फ कोयले का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो कोयला तैयार होता है, सबसे ज्यादा कोयला तैयार करने वाला और उसका उपयोग करने वाला देश है चीन। चीन दुनिया का जितना भी कोयला है 50% जो कोयला है वो चीन ने इस्तेमाल करता है। दूसरे नंबर पे है भारत। दुनिया में जितना कोयले का कंजम्पशन है 10% भारत कंज्यूमशन करता है, और बाकी के देश उसके बाद है। और दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो है या यूनाइटेड नेशंस जो है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्रेंड है कोयले का इस्तेमाल, ये बढ़ रहा है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस और वो अभी भी बहुत ज्यादा कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये 2027 तक ये स्टेबलाइज हो जाएगा। कौन से लेवल पे स्टेबलाइज हो जाएगा? तो 8,770 जो मिलियन टन है उसके ऊपर ये मैक्सिमम 9,000 मिलियन टन इतना कोयला दुनिया को लगेगा, और वो स्टेबलाइज होगा। उसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद कोयले को हम रिप्लेस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। दोस्तों, कोयले का अभी भी उसको 100% रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिप्लेस करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग ऐसी चीज है। डेवलप्ड नेशन जिन्होंने कोयले का इस्तेमाल बहुत कम किया है, वो कैसे कम किया है? तो उन्होंने कोयले को रिप्लेस किया नेचुरल गैस के साथ। और नेचुरल गैस के साथ भी अभी क्या हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हुई वो नेचुरल गैस के माइनिंग के वजह से हुई, क्योंकि मीथेन डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, और जो 21 से 25 गुना ज्यादा खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ट्रांजिशन हो रहा है। तो पूरी दुनिया समझ रही है कि हम लोग धीरे धीरे 2027 से निकल के और 2050 तक जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जब हम करेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कई सारे इश्यूज है डेवलप्ड नेशंस के लेवल पे भी, और कई सारे इश्यूज है हमारे डेवलपिंग नेशंस के ऊपर, आरओए के ऊपर। और ऐसी परिस्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन होने वाला है हमारा ये एमकोल पूरी दुनिया के लिए। एमकोल ये ऐसा कोयला है, ये ऐसा सोल्यूशन है जो एक्चुअली कार्बन न्यूट्रल ही नहीं, कार्बन निगेटिव है। यानी जो इससे कोई तो एक्स्ट्रा कार्बन तो जाएगा ही नहीं संस्था में, लेकिन हमारा नेपियर ग्रास जो भी जमा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी खींच लेगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेगा और हमारे जमीन की कार्बन बढ़ाएगा। और दोस्तों, ये वो एमकोल है कि जो आगे के 50,000 साल भी चलेगा। लोग कहते हैं कि दुनिया में इतना कोयला है, कोयले का रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। वो बोलते हैं कि कोयले का इतना रिजर्व है दुनिया में कि जिस स्पीड से हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी स्पीड से भी करते रहे तो आगे के 500 साल चलेगा इतना कोयला है। दोस्तों, हर जगह, दुनिया के हर जगह कोयला तो मिलने ही वाला है, क्योंकि कोयला बना है उस बायोमास से, वो वनस्पति प्राणी से जो करोड़ों सालों से यहाँ रहते हैं, और मरने के बाद, मृत होने के बाद उनका कोयला ही बना है। तो हर जगह आपको कोयला मिलेगा, लेकिन उस कोयले को हाथ लगाने के बाद क्या होता है हम सब देख रहे हैं। तो जो सोल्यूशन है, जो सस्टेनेबल है, और आने वाले दिनों में सिर्फ 500 साल नहीं 50,000 साल तक अगर कोई इसका सोल्यूशन दे पाएगा, सस्टेनेबल ऊर्जा दे पाएगा, तो वो है एमकोल, जो हमारी प्रकृति के नियमों पर आधारित है, जहां वनस्पति ही उस ऊर्जा को कैप्चर करेगी जैसे प्रकृति करती है, और उससे ही हम उस बायोमास से ही हम कोयला बनेंगे, और ये कार्बन चक्र ऐसे ही चलता रहे। और दोस्तों, हम तो अभी इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमने हर तरह की जरूरत जो कोयलों की है वो पूरी कर सकते हैं। यानी हमारा जो नॉर्मल एमकोल है उसको और एनरिच कर सकते हैं, उसको टोरिफाइड कर सकते हैं। तो आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, आपको क्या जरूरत है, आपको कितनी कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए, कितना ऐश चाहिए, कितने मॉइस्चर चाहिए। इनफैक्ट आने वाले दिनों में ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत बेहतर होने वाली है, और हमारे देश में ये विकसित हो। रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइज है, जो हमको पता है क्या है। तो अगर जिस इंडस्ट्री की जो भी जरूरत है उसमें हम एनरिच करके उनको कल जाके वैसे प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो हर तरह की जो ऊर्जा की जरूरत है वो हम अपने एमकोल के साथ पूरी कर सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण चीज सबसे, कि ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करे। आपको कोई भी अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करनी है, ना उसमें निवेश करना है, ना पैसे खर्च करने हैं। हमने देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो निवेश हो रहा है, 2/3 जो निवेश है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हो रहा है। और आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है सभी देशों में, कोयले के लिए, ऑयल के लिए, गैस के लिए, सबसे सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है तो कोयले के लिए। ऑयल का और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा होता है, और ये सभी जगह, सबसे गरीब देशों से लेके सबसे अमीर देशों में ये सब जगह अवेलेबल। और अगर हम इस कोयले एमकोल के ऊपर स्विच ऑन करते हैं तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट का बचेगा। ऑलमोस्ट सभी देश इमीडिएटली इसके ऊपर स्विच ओवर कर सकते हैं, ऐसे पोजीशन पे है एमकोल। और दोस्तों, ये कितना एमकोल हम बना सकते हैं, हमारे देश का पोटेंशियल क्या है, वो अगर हम समझेंगे तो 2,60,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत 2,60,000। लेकिन अगर गांव की बात करें तो हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा गांव है। और इस गांव में, इस ग्राम पंचायत में पोटेंशियल क्या है हमारा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा देश दुनिया का सबसे अमीर देश है। इतना भर भर के कुदरत ने हमें दिया है। हर ग्राम पंचायत में 650 हेक्टर जगह खेती हो रही है। उसमें से 10%, 60 से 65% अगर हमने खेती की नेपियर घास की, तो एक एमकोल की फैक्ट्री साल भर हम चला सकते हैं, हमेशा के लिए चला सकते हैं। लेकिन ये आज की बात है, आज की बात है जहां हम पकड़ रहे नेपियर घास का आउटपुट जो मिनिमम, जो एवरेज है वो, और फैक्ट्री की भी आउटपुट जो आज हम लोग तैयार कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे रिसर्च हो रहा है, जहां हमने R&D की है, रिसर्च डेवलपमेंट किया है, वहां हमने देखा है कि जो अभी लीड हम पकड़ रहे हैं उसके 3 गुना हम लोग कर सकते हैं अगर उसको सही तरीके से करें। फैक्ट्री में भी जो आउटपुट है, जो 2 टन पर डे का, पर आवर का है, उसको 20 घंटा चलाएंगे तो 40 टन हो सकता है। और वो 2 टन से 3 टन, 4 टन पर आवर ऐसे भी हो सकता है, बहुत ही आसानी से हो सकता है। और दोस्तों, हम सिर्फ आज की एकदम सिंपल, जो आगे क्या होगा तो छोड़िए, लेकिन आज हमने जो जो हासिल किया है, जो चीजें हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी देखें। अगर हमारे पास जो 2,60,000 ग्राम पंचायत, हम देखें कि सिर्फ 2 लाख ग्राम पंचायत में हम काम कर रहे हैं, 60,000 को नहीं पकड़ रहे, बल्कि आने वाले दिनों में तो ऐसे होगा कि हर ग्राम पंचायत में प्रोजेक्ट लगेगा। उसकी क्या परिस्थिति है, वहां की क्या एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां कौन सा बायोमास मिल सकता है, अलगे मिल सकता है। और कुदरत ने ऐसी चीज की है, ऐसी व्यवस्था की है कि हर ग्राम पंचायत में कोई ना कोई बायोमास की व्यवस्था है, तो उससे हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ठीक है, हम मिनिमम सिर्फ 2 लाख ग्राम पंचायत की बात करते हैं, और हम सिर्फ एक उस यूनिट की बात कर रहे हैं जो आज में आसानी से हम कर रहे हैं। तो पूरे देश में अगर 2 लाख इस यूनिट को हमने लगाया, तो आज दुनिया की जितनी जरूरत है 30% दुनिया की कोल की जरूरत हम पूरी कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी चीज को जब हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे रिसर्च डेवलपमेंट की वजह से आगे लेके जाएगा, तो यही 30%, 35% हो सकता है, 40% तो हो जाता। और यही काम जब हम करेंगे, इनफैक्ट हमें करना है, और इसी काम की शुरुआत करनी है ये 200 एमकोल प्रोजेक्ट के साथ। आज की जो फंडिंग की फेज है और इसके साथ जो हम 200 एमकोल प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, वो बेसिकली एक शुरुआत है, पहला स्टेप है, पहला कदम। और इस 200 एमकोल प्रोजेक्ट के साथ हम वो पूरा जो बिजनेस मॉडल वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे कि जिनका 100% जो आउटपुट होगा वो जाएगा थर्मल पावर स्टेशन में, बिजली तैयार करने में। कुछ ऐसे यूनिट हो गए कि जहां 100% उनका आउटपुट जाएगा स्टील इंडस्ट्री में। कुछ ऐसे यूनिट हो गए कि जो सीमेंट इंडस्ट्री में जाएंगे। कुछ ऐसे यूनिट हो गए जो 100% सिर्फ और सिर्फ कुकिंग फ्यूल में काम करेंगे, एलपीजी को रिप्लेस करने के लिए या बाकी चीजों के लिए। और ये एक बार हमने एस्टेब्लिश किया और स्केल पे किया, 200 एमकोल इज अ वेरी बिग स्केल, वेरी गुड स्केल। फिर दोस्तों, कोई भी यानी इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही सेकेंडरी ऐसी चीज होने वाली है। और फिर हम इसको फेज वाइज आगे बढ़ाएंगे, फिर हम इस फेज वाइज वहां आगे बढ़ाएंगे और वहां तक लेके जाना है हमें जहां हमारे देश का पोटेंशियल है। और दोस्तों, जब 2 लाख यूनिट लगेंगे, पहली बात तो करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप 2 लाख यूनिट की बात करें तो ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है दुनिया के लिए। ऑयल एंड गैस में जो निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके हिसाब से अगर पूरे 2 लाख यूनिट की हम बात करें, यानी हमने जो लक्ष्य रखा है कि 5% रिन्यूएबल एनर्जी का निवेश भारत में होना चाहिए, एमसीएल में होना चाहिए,
तो सिर्फ 3 साल में हो जाएगा। लेकिन 3 साल छोड़िए, 5 साल, 7 साल, 10 साल भी लगे, ये बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसके साथ होने वाला है। और दोस्तों, ये 2 लाख यूनिट के साथ वो पैसे, वो इनकम हम जनरेट करने वाले हैं गांव में, हम जनरेट करने वाले किसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए। और जब अर्थव्यवस्था बढ़नी है तो अर्थव्यवस्था उससे, जब हम इनकम जनरेट करते हैं तो उससे 9 गुना बढ़ती है, जीडीपी इतनी बढ़ती है। तो अंदाजा नहीं है कि इस 2 लाख यूनिट के साथ, इस एमकोल में जो हम काम कर सकते हैं, उसके साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को किस लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। और ये तो एक प्रोडक्ट है जिसके साथ हमने आज डिस्कस किया। ऑफ कोर्स ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जिसके साथ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटीज है हमारे देश में, हमारे लोगों के साथ, जिनके पास स्किल है और जो सस्टेनेबिलिटी में, इस सेक्टर में कई सारे प्रोडक्ट्स दुनिया को उपलब्ध करके देंगे, जिसकी जरूरत है आज पूरी दुनिया को। और वही करना है, और उसी प्रोसेस में हम अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे।